हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आज हॉलीडे पे हूँ मैं, लेकिन ये क्लास आपके लिए पहले ही प्रिपेयर करके जा रहा हूँ ऑफिस से लीव्स लेकर के, ताकि आपका रीडिंग सेशन जो है एक भी मिस ना हो। आज की क्लास में द हिंदू पढ़ने की बजाय, एडिटोरियल पढ़ने की बजाय द हिंदू के ओपिनियन पेज से एक आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। द सेल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है एनडीटीवी के टेक ओवर किए जाने पे गौतम अडानी के द्वारा, और इसके बाद एनडीटीवी का क्या फ्यूचर हो सकता है जब बड़े बड़े एंकर एनडीटीवी को छोड़ देंगे। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं अपने क्विज के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अब सिर्फ आर्टिकल को ट्रांसलेट मत करने लगना, साथ साथ में ग्रामर वोकैबुलरी जो भी सीखो उसको अप्लाई करना, और कुछ क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के भी हैं ताकि आर्टिकल में आपका पूरा फोकस बना रहे। लास्ट में क्लास के इनके सोल्यूशन करवाऊंगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी द सेल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। देखिए ऑब्जेक्टिविटी वर्ड को समझें, गलत को गलत और सही को सही कहने की क्वालिटी कहलाती है ऑब्जेक्टिविटी। चाहे वो गलत अपना ही क्यों ना हो, चाहे वो सही कोई पराया ही क्यों ना हो। बात आ रही है समझ में? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन को शामिल ना करना किसी भी बात के अंदर। वस्तुनिष्ठता या इम्पार्शियलिटी या फिर न्यूट्रलिटी बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी को। कह रहे भारत में आजकल सेल हो रही है, आजकल बिकवाली पे आ रही है ऑब्जेक्टिविटी। मीडिया हाउसेस का काम होता है ऑब्जेक्टिविटी के साथ में न्यूज़ को रिपोर्ट करना, और ये मीडिया हाउसेस आजकल बड़े बड़े बिजनेसमैन खरीदने लगे हैं। बात आ गई समझ में? बात की जा रही है एनडीटीवी के गौतम अडानी के द्वारा टेक ओवर की। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहे जी ऑब्जेक्टिविटी एंड द करेज टू बी क्रिटिकल कार्व आउट अ ग्रेट मीडिया प्रोडक्ट। कह रहे एक तो ऑब्जेक्टिविटी मैंने आपको बता दिया, सही को सही और गलत को गलत कहने की क्वालिटी। कह रहे एक तो ऑब्जेक्टिविटी, और दूसरा आपका जो करेज है, जो आपके अंदर हिम्मत है। और किस चीज़ की हिम्मत? क्रिटिकल होने की। देखिए क्रिटिकल का दो मीनिंग होता है, पहला होता है गंभीर, सीरियस, और दूसरा क्रिटिकल का मीनिंग होता है किसी को क्रिटिसाइज करने वाला, आलोचक। अरे बात समझ में? अगर आप गंभीर हैं, चोट लग गई है, तो डॉक्टर बोलेगा आपकी हालत क्रिटिकल है। और अगर आप सरकार के आलोचक हैं या किसी की भी आलोचना करते हैं तो आप सरकार के लिए एक क्रिटिकल पर्सन है। तो कह रहे जो ऑब्जेक्टिविटी है और जो हिम्मत है आलोचना करने की, क्रिटिकल होने की, कह रहे यही कार्व आउट करती हैं दोनों चीज़ें, यही तराशती हैं एक ग्रेट मीडिया प्रोडक्ट को, एक महान मीडिया चैनल को या प्लेटफॉर्म को। आगे बात समझ में? भारी भारी वर्ड्स हैं लेकिन डरना नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी मैंने आपको बता दिया, सही को सही और गलत को गलत कहना बिना किसी इमोशंस के साथ में। करेज का मतलब होता है आपका साहस, आपकी हिम्मत, आपकी ब्रेवरी। कार्व आउट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को तराशना। जैसे मूर्तिकार एक पत्थर में से, बड़े से पत्थर में से एक मूर्ति को तराश देता है, वैसे ही ये दोनों चीज़ें मिल करके किसी भी ग्रेट मीडिया प्रोडक्ट को तराश देती हैं। कार्व आउट को करना कहते हैं डेवलप करना या फॉर्ज करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की ये जो सारी वोकैब देख रहे हो ना, मोटी मोटी आपको सारी दिखा देता हूँ एक साथ, ताकि इस आर्टिकल को आप स्मूथली पढ़ सकें। साथ ही जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाईटी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा ज़रूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। आज की क्लास के 5 वर्ड्स हैं फो से लेकर के फुटप्रिंट तक, 4 पुराने एक नया। फो का मतलब होता है आपका दुश्मन, आपका एनिमी। इसको फो बोलना है, फो ही नहीं बोलना। ये ई जो है ना साइलेंट है, इसको बोला नहीं जाता। फो आपका दुश्मन, और दुश्मन को एडवर्सरी या ओपोनेंट भी बोलते हैं। आज आप एडवर्सरी का एडजेक्टिवल फॉर्म देखेंगे, एडवर्सरियल। एडवर्सरियल का मतलब है दुश्मनी भरा, ठीक है। एडवर्सरी से एडवर्सरियल, इस वर्ड को आर्टिकल में देखने वाले हैं। अ वाइज फो इज़ वे बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। एक समझदार दुश्मन बहुत अच्छा रहता है एक पागल दोस्त से, एक बेवकूफ़ फ्रेंड से।
ठीक है, तो ये वर्ड आर्टिकल में एडवर्सरी का एडजेक्टिवल फॉर्म देखेंगे, एडवर्सरियल, ऐसी चीज़ जो दुश्मनी भरी हो। अगला वर्ड है मेरिट। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है इंग्लिश में। ये नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में काम करता है। मेरिट का नाउन फॉर्म में मीनिंग होता है आपकी एडवांटेज, आपके गुण, और वर्ब फॉर्म में मेरिट का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़रूरी बनाना, रिक्वायर बनाना। अब एक ही वर्ड है, देखो अगर आपने इसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज किया तो उसका मीनिंग भी बदल जाएगा। अब मैं आपको क्या करता हूँ, दोनों ही मीनिंग से सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। अ हेल्दी लाइफस्टाइल हैज़ सेवरल मेरिट्स। एक स्वस्थ जो लाइफस्टाइल होता है, जीवन जीने का जो तरीका है, उसमें कई सारी एडवांटेजेस हैं, कई सारे गुण हैं, कई सारी मेरिट्स हैं। ये हो गई नाउन फॉर्म। वैसे ही द सोल्जर्स ब्रेवरी मेरिटेड अ प्राइज। जो सोल्जर की ब्रेवरी थी वो ज़रूरी बनाती थी एक अवार्ड को, एक प्राइज़ को, एक पुरस्कार को। ब्रेवरी जो सोल्जर ने दिखाई उसकी वजह से पुरस्कार देना ज़रूरी बन गया, रिक्वायर्ड हो गया। आ रही बात समझ में? तो मेरिट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेरिटेड लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे नाउन है। अगला वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, एस्पिरेशनल, अर्निस्ट। ऐसा आदमी जो आसमान तक अपने टारगेट्स बना के बैठा हो, जिसको हवा में उड़ने की जो है सपने हो, एम्बिशियस। द इंडियन पीएम इज़ टू लॉन्च एन एम्बिशियस 2 बिलियन PLI स्कीम टू गिव बूस्ट टू स्मॉल एक्सपोर्टर्स ऑफ द नेशन। भारत के जो पीएम हैं वो लॉन्च करने वाले हैं इज़ टू लॉन्च। ये स्ट्रक्चर आपको करवाई गई है ना, इज़ टू, M2, R2, वॉज टू, वर टू, फ्यूचर की बात करते हैं। तो भारत के पीएम जो है फ्यूचर में लॉन्च करने वाले हैं इज़ टू लॉन्च एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सी $2 बिलियन की PLI स्कीम को। इस स्कीम को क्यों लॉन्च करेंगे भाई? देने के लिए, बूस्ट देने के लिए, बढ़ावा भारत के छोटे निर्यातकों को, स्मॉल एक्सपोर्टर्स को ऑफ द नेशन। तो ये एम्बिशियस वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। चलिए अगला वर्ड है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को कमज़ोर बनाना, किसी को बहुत ही ज़्यादा, समझ गए ना, वीक कर देना। अंडरमाइन करना, पैरालाइज करना, क्रिपल करना, जो है सब इसके सिनोनिम्स हैं। देखिए जब आप किसी को अंडरमाइन करते हैं, डेबिलिटेट करते हैं, तो उस आदमी की जड़ें काट रहे हैं आप, उस आदमी को गिराने का काम कर रहे हैं, कमज़ोर बना करके। इसलिए आज अंडरमाइन नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। प्रोटेक्टेड स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड द इंडस्ट्री। लंबी खिंची हुई हड़तालों ने डेबिलिटेट कर दिया है, कमज़ोर बना दिया है, क्रिपल बना दिया है पूरी इंडस्ट्री को। तो ये वर्ड आर्टिकल में आ जाएगा अंडरमाइन। चलिए लास्ट वर्ड है फुटप्रिंट। प्रिंट का मतलब है छाप, फुट मतलब आपका पाँव। आपके पाँव की छाप ही आपका फुटप्रिंट है। अगर आप कहीं पे पहुंच गए हो, कहीं पे अपनी पहुंच बना ली है, पकड़ बना ली है, तो उस एरिया में आपका फुटप्रिंट आ चुका है। इंडियन IT कंपनीज हैव मेड अ फुटप्रिंट इन ग्लोबल मार्केट्स। भारत की IT कंपनीज बना चुकी हैं अपनी पहचान को, अपनी छाप को, अपने इंप्रेशन को दुनिया भर के बाज़ारों में, ग्लोबल मार्केट्स में। समझ में आ गया ना फुटप्रिंट? तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, आपकी पहचान के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए NDTV के बारे में आप जानते हैं, जो कि इंडिया का एक जाना माना न्यूज़ आउटलेट है। NDTV बहुत हाई स्टीम और हाई रिगार्ड के साथ रखा जाता है पत्रकारिता की दुनिया में। और किस वजह से? इसकी ऑब्जेक्टिविटी की वजह से। ऐसा माना जाता है कि NDTV भारत के सबसे ऑब्जेक्टिव चैनल्स में से एक है। सरकार चाहे किसी की भी हो, BJP, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, NDTV हमेशा सरकार की कमियों को सबके सामने रखता है बिना किसी डर और शर्म के। अब ये बहुत ही हाई स्टीम जो चैनल है ऑब्जेक्टिविटी वाला, इसको रिसेंटली परचेज कर लिया है भारत के नहीं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक आदमी ने, जिनका नाम है मिस्टर अडानी। अब अडानी ने जैसे इनको जो है एक्वायर किया, NDTV के कई जाने माने एंकर्स ने NDTV को छोड़ दिया। एक नहीं बल्कि कई एंकर्स ने। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि अगर मीडिया पर्सन्स को बिजनेसमैन खरीदने लगेंगे और मीडिया हाउसेस की ऑब्जेक्टिविटी उससे प्रभावित होगी, तो ये एक तरह से देश में ऑब्जेक्टिविटी की सेल हो जाएगी। मीडिया हाउसेस को हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, बिजनेस हाउसेस का मीडिया के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा ये भी कह रहा है कि अगर NDTV से उसके एंकर्स निकल गए, जिनकी वजह से NDTV बना है, तो उनके एंकर निकल जाने के बाद अडानी साहब के पास सिर्फ एक हार्डवेयर आया है, सॉफ्टवेयर इसका जा चुका है। इसका सॉफ्टवेयर है जाने माने वो एंकर्स जिन्होंने सालों की मेहनत से इसकी ऑब्जेक्टिविटी के लिए इसको पहचान दिलाई है। बस आज इसकी यही समरी है। आज की टोन एनालिटिकल एनालाइज कर रहा है पूरे मामले को। चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा और इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। कह रहा है जी, हैविंग एक्वायर्ड द NDTV इन एन इंटरव्यू टू द फाइनेंशियल टाइम्स इन नवंबर, मिस्टर अडानी हैज़ स्पोकन अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स। अब ये सेंटेंस का मीनिंग मैं निकालूंगा बड़े प्यार से, लेकिन इसमें दो गलतियां मिलेंगी आपको, एक नहीं दो। मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं, दोनों गलतियों को पहले निकाल सकते हो तो निकालो, फिर मैं बताऊंगा तो पता ही लग जाएंगे आपको ना। कोशिश करो डालना, जिसको मिलती हो कमेंट्स में बताना। कह रहे जी एक्वायर करने के बाद
एक्वायर का मतलब होता है खरीद लेना, किसी चीज़ को टेक ओवर कर लेना। हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से सेंटेंस शुरू हुआ है तो इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। एक काम होने के बाद में दूसरा काम हो रहा है। कह रहा है जी एक्वायर कर लेने के बाद में, और किसको, एनडीटीवी नाम के इस चैनल को। हुआ क्या, कह रहा है एक इंटरव्यू में जो दिया जा रहा था द फाइनेंशियल टाइम्स नाम के न्यूज़पेपर को, और कब दिया जा रहा था, नवंबर के अंदर। कह रहे ऐसा करने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान जो अडानी साहब हैं वो बोल चुके हैं, स्पीक कर चुके हैं, और किस बारे में, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, अपने फ्यूचर को लेकर के जो भी इनकी एजेंडा या योजना है, जो प्लान है उसके बारे में। सिंपल सा सेंटेंस है, स्ट्रक्चर देख लो, फिर इसमें देखेंगे दो दो एरर्स। सब्जेक्ट है आपका मिस्टर अडानी, वर्ब इसकी हैज स्पोकन। हैविंग एक्वायर्ड क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो सब्जेक्ट है वही एक काम पास्ट में कर चुका है। अडानी साहब एक्वायर करने के बाद में इंटरव्यू के दौरान ऐसा बोल दिए। बात आ रही है समझ में, एक्वायर किसने किया, सब्जेक्ट ने। सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर अडानी। तो ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है अडानी के एक पास्ट के काम को बता रहा है, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वो दोनों एरर्स देखेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा फ्लो और बनाते हैं। ये सेंटेंस पूरा करते हैं, फिर आपको दोनों एरर्स मैं करवा देता हूँ। कह रहे जी ही सीज द एनडीटीवी एक्विजिशन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कह रहे जो बंदा है ना गौतम अडानी, ही जिसके लिए आया है, ये देखता है एनडीटीवी के एक्विजिशन को, एनडीटीवी की खरीद को, और कैसे, एक जिम्मेदारी की तरह, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, ना कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह, एक व्यापार करने के मौके की तरह। तो गौतम अडानी का यही फ्यूचर प्लान है कि मैं जिम्मेदारी से चलाऊंगा, ना कि इसको व्यापार बना करके आगे मुनाफा कमाऊंगा। ही की वर्ब है सीज। एक्विजिशन मतलब किसी चीज़ की खरीद फरोख्त, किसी चीज़ को टेक ओवर कर लेना। चलिए, कह रहे प्राइमा फेसी दैट साउंड्स रीअश्योरिंग। कह रहे अगर प्राइमा फेसी देखा जाए, प्राइमा फेसी मतलब फेस से, प्राइमा मतलब शुरू में, एकदम शुरू में अगर फेस वैल्यू पे किसी चीज़ को देखा जाए, अगर जाहिर तौर पे ऑन द फेस ऑफ इट किसी चीज़ को देखा जाए, पहली झलक में देखा जाए, तो ये चीज़ जो है ना ये साउंड करती है, प्रतीत होती है बहुत ही रीअश्योरिंग, बहुत ही भरोसा दिलाने वाली। रीअश्योरिंग मतलब जो आपको रीअश्योर करे, पूरा एकदम कंफर्ट और एनकरेज करे। आगे बात समझ में। प्राइमा फेसी सैड वर्ब को देख लेना, फेसी मतलब चेहरे से, प्राइमा मतलब शुरू में। अगर कोई चीज़ शुरू में जो चेहरे से आपको दिखाई देती है ना वो कहलाती है प्राइमा फेसी, है ना। इसको ऑन द फेस ऑफ इट नाम के एडवर्बियल फ्रेज से भी बता सकते हैं। चलिए, दैट की वर्ब है साउंड्स। साउंड का मतलब यहाँ पे आवाज़ से नहीं है, साउंड का मतलब है कौन सी चीज़ कैसी सीम हो रही है, दिखाई दे रही है। कभी कभी किसी चीज़ के प्रतीत होने को भी हम साउंड से बताते हैं, है ना। इट साउंड्स गुड, जो आप बता रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है। इट साउंड्स बैड, इट साउंड्स डेंजरस, दैट साउंड्स रीअश्योरिंग। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है या समझ में आ रही है, बहुत ही भरोसा दिलाने वाली। चलो अब दोनों कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, एरर्स को। पहली एरर तो है बड़ी वाली ब्लंडर, जो होनी ही नहीं चाहिए थी इस पूरे सेंटेंस में। वो एरर है टेंस की। देखो टेंस का एरर ये कहता है कि जब भी आपके पास पॉइंट ऑफ पास्ट दे दिया गया हो तो उसके साथ में प्रेजेंट टेंस को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन रीच्ड या हैज़ रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। ट्रेन पहुंची या पहुंच चुकी है अपनी मंजिल पे, इट्स डेस्टिनेशन पे। देखो ट्रेन तो पहुंच चुकी है तभी ये सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई पास्ट का रेफरेंस आपको नहीं दिया गया। दिया गया है क्या, कल पहुंची थी, आज सुबह पहुंची है, पहुंचेगी, ऐसी कोई बात की गई आपसे, कब पहुंचेगी या कब पहुंची थी, वक्त तो नहीं बताया गया। तो जब आपके पास पॉइंट ऑफ पास्ट नहीं है ना, तो आपके पास एक चॉइस है। आप चाहे तो इसको रख लें और चाहे तो आप इस सेंटेंस को रख लें। इसमें बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट से, इसमें बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट से। दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा लेकिन दोनों ही सही हैं। अब मीनिंग कैसे डिफरेंट होगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, बाकी के तीनों सेंटेंसेस देख करके। अब मान लीजिए सेंटेंस ऐसा हो, द ट्रेन रीच्ड या हैज़ रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन यस्टरडे। यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। अब देखो पॉइंट ऑफ पास्ट आपको सेंटेंस में मिल गया है, एडवर्ब ऑफ पास्ट आ चुकी है। कल रात को, एक मिनट पहले, एक दिन पहले, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, द लास्ट मंथ। जब भी पॉइंट ऑफ पास्ट आ जाए उस केस में प्रेजेंट टेंस यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ ना, द ट्रेन हैज़ रीच्ड, द ट्रेन हैज़ रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन यस्टरडे, ये सेंटेंस गलत है। बात आ रही है समझ में, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यस्टरडे का इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया गया है। तो पॉइंट ऑफ पास्ट का अगर यूज़ करना हो तो प्रेजेंट टेंस यूज़ नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे पास्ट इंडेफिनिट लगाना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए द ट्रेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन यस्टरडे। अब देखो ठीक उसी तरीके से आपके पास एक और रेफरेंस आ गई है, लास्ट नाइट। ये काम भी पास्ट का ही है, लास्ट नाइट भी बीत चुकी है, पॉइंट ऑफ पास्ट है। अगर ये भी एडवर्ब ऑफ पास्ट है तो इस केस में भी आपको हैज़ रीच्ड यूज़ नहीं करना है, यहाँ भी यूज़ करना है रीच्ड।
और थर्ड केस में आ गया अ फ्यू मिनट्स अगो, अगेन ये भी पास्ट की बात कर रहा है, ये मिनट्स भी बीत चुके हैं, इस केस में भी मुझे यूज़ करना है रीच्ड को, ना कि हैज़ रीच्ड को। फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया ना, हैज़ रीच्ड कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। अब मुझे बताओ, जब ये बंदा नवंबर में इंटरव्यू दे रहा था, एक इंटरव्यू को दे रहा था नवंबर में, नवंबर बीत चुका है, आज डेट है 28, तो क्या ये टाइम पास्ट का नहीं है क्या? बिल्कुल है। अगर ये टाइम पास्ट का है ना, तो अडानी हैज़ स्पोकन गलत है। क्या करेंगे? मिस्टर अडानी स्पोक, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म। तो मिस्टर अडानी स्पोक अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स। समझ में आ गई बात? चलो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लेना, बेसिक ग्रामर में आपको ऑलरेडी करवाया जा चुका है। जब भी पास्ट का रेफरेंस आ जाए फिर पंगे नहीं लेने हैं, आपको यूज़ करना है पास्ट टेंस को। अब देखो, ये फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया था कि दोनों ही सही हैं, दोनों का मीनिंग क्या होगा एक बार मैं बताऊंगा, समझ जाओगे। हैज़ रीच्ड का मीनिंग ये होगा कि ट्रेन के पास अभी भी पहुंचने का टाइम है। ऐसा नहीं है कि इस ट्रेन की हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके पास अब पहुंचने की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब अभी भी ट्रेन अगर नहीं भी पहुंची है ना, अगले 1 घंटे में भी पहुंच जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात आ रही है समझ में? हैज़ रीच्ड का मतलब है ये एक्शन अभी भी फ्यूचर पे इसका कोई ना कोई प्रभाव अभी भी रहता है। और रीच्ड का मतलब पता क्या है? ये हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, अब ट्रेन के पास पहुंचने का वक्त नहीं बचा है। पहुंची थी या नहीं पहुंची थी ये बात अब खत्म हो चुकी है। अगर वो नहीं पहुंची थी तो वो एक्सीडेंट हो गई रास्ते में। हैज़ रीच्ड का मतलब है अभी पहुंची है, अभी भी और भी पहुंच सकती है, अगर नहीं पहुंची है तो अभी पहुंचने का वक्त उसके पास है। तो ये फर्क होता है इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर। चलो, अब ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे गहरे के अंदर, बेसिक ग्रामर इसीलिए ताकि आप गहरे में जाकर के सीख सकें। अब आगे देख लो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट है गलत किया हुआ है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो रिडंडेंट होते हैं, यानी कि अननेसेसरी होते हैं, जिनको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए किसी दूसरे स्पेशल वर्ड के साथ। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर प्लान्स। यार, कभी प्लान्स पास्ट के बनाता है क्या कोई? आप दिसंबर में बैठ के नवंबर के प्लान्स बनाओगे क्या 2022 के? नहीं सर, आप जनवरी के ही बनाओगे। जो फ्यूचर का है वही तो प्लान है, तो प्लान के साथ में फ्यूचर वर्ड का यूज़ ना किया जाए। फिर एक वर्ड है फ्री गिफ्ट, फ्रीज है। भाई, गिफ्ट वही होता है जो फ्री हो, जिसके पैसे लग गए ना वो गिफ्ट नहीं है, तो गिफ्ट के साथ में फ्री का इस्तेमाल ना करें। फिर है रिटर्न बैक, वापस लौटना। भाई, लौटना ही वापस लौटना है, बैक लगाने की जरूरत नहीं है रिटर्न के साथ में। रिटर्न का मतलब ये है बैक आ रहे हो, बैक मत लिखो। पास्ट मेमोरीज, भाई पुरानी यादें ही होती हैं, नई यादें कौन सी यादें हैं? फ्यूचर मेमोरीज भी होती हैं क्या? तो पास्ट मेमोरीज मतलब मेमोरीज ऑफ द पास्ट, यहाँ पे पास्ट को लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। वैसे ही ट्रू फैक्ट्स, सच्चे तथ्य, तथ्य वही है जो सच्चे हैं, ट्रू लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक फंडामेंटल, फंडामेंटल वही है जो बेसिक है, तो बेसिक मत लगाओ। एंड रिजल्ट, रिजल्ट वही है जो एंड में निकलेगा। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, सरप्राइज वही है जो एक्सपेक्टेड ना हो। भाई, आपको अगर पता ही था, अगर आपको पता ही था फिर सरप्राइज कैसा? अनएक्सपेक्टेड था तभी तो सरप्राइज है ना। तो सरप्राइज अगर लिख दिया तो ये वर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल आउटकम को भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एंड रिजल्ट जैसा ही है। सडन क्राइसिस भी वही है, क्राइसिस मतलब अचानक से आने वाला कोई तूफान या विपत्ति। विपत्ति कभी बता के नहीं आती, अगर बता के आ रही है तो विपत्ति नहीं है, सडन की जरूरत नहीं है क्राइसिस के साथ में। ट्रेजिडी हमेशा टेरिबल ही होगी, ट्रेजिडी हमेशा खराब ही होगी, कभी भी प्लेजेंट जो है ट्रेजिडी नहीं होगी। ऐसी ट्रेजिडी नहीं होगी जिससे आपको मजा आए। तो टेरिबल तो बिना मजे वाली चीज़ ही होती है, ट्रेजिडी, टेरिबल की जरूरत नहीं है। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में। जैसे द फाइनल आउटकम ऑफ द होल ऑर्डियल वाज अ टेरिबल ट्रेजिडी। जो फाइनल आउटकम था पूरी ऑर्डियल का, पूरी घटना का, वो एक टेरिबल ट्रेजिडी था। तो टेरिबल से पहले, ट्रेजिडी से पहले ट्राइबल है, जो टेरिबल है इसको निकाल दो यहाँ से, और आउटकम से पहले जो फाइनल है इसको भी निकाल दो। अब ये सेंटेंस आपका इंप्रूव कर दिया आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में। और पास्ट मेमोरीज कंसिस्ट ऑफ इल्यूजन्स इंस्टेड ऑफ ट्रू फैक्ट्स। हमारी पास्ट की जो यादें हैं वो मिल करके बनी होती हैं इल्यूजन से, यानी भ्रम से, और किसके बजाय? सच्ची घटनाओं के बजाय। तो फैक्ट्स हमेशा सच्चे ही होंगे, ट्रू को निकाल दो, जरूरत नहीं है इस वर्ड की। और मेमोरीज पास्ट की होंगी, फ्यूचर की नहीं होती, पास्ट को निकाल दो, मेमोरीज को बिना पास्ट के लिखो। थोड़ा डिटेल में करवा दिए दोनों एरर्स, आज के क्विज में आपसे पूछी जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब आगे क्या हुआ? कह रहा है जी, बट द रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू ऑफर्स गुड रीजंस फॉर रेजिंग सम क्वेश्चंस। कह रहे लेकिन उनका जो बाकी का इंटरव्यू है, शुरू में तो अच्छी अच्छी बातें कर दी उन्होंने, मेरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कह रहे लेकिन जो बाकी का इंटरव्यू है ना, वो ऑफर करता है बहुत ही अच्छे कारणों को, रीजंस को रेज करने के लिए, उठाने के लिए कुछ सवालों को, सम क्वेश्चंस को। रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू की वर्ब है ऑफर्स। कैसे करता है भाई? कह रहा है जी, ये सवाल हैं दे अराइज
आउट ऑफ मिस्टर अडानीज कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया इंडिपेंडेंस। वो निकल करके आते हैं, अराइज होते हैं। अराइज होना मतलब किसी चीज़ का निकल करके आना, अपीयर या इमर्ज होना, सरफेस होना। तो ये निकल करके आते हैं और किस चीज़ में से, इस चीज़ में से, आउट ऑफ जो मिस्टर अडानी का कॉन्सेप्ट है मीडिया की इंडिपेंडेंस का, जो इनका व्यू है, नज़रिया है मीडिया की आज़ादी का। दे की वो है अराइज। अराइज का मतलब है निकल करके, उभर करके आना। अब क्या इनका नज़रिया भाई, इनका नज़रिया ये है कि इंडिपेंडेंस मीन्स इफ़ गवर्नमेंट हैज़ डन समथिंग रॉन्ग यू से इट्स रॉन्ग। इनका ये नज़रिया है कि जो इंडिपेंडेंस है ना, जो आज़ादी है, उसका मतलब ये है कि अगर सरकार ने कुछ गलत किया है, हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, तो आप उसको कहते हैं इट इज़ रॉन्ग, यू से इट्स रॉन्ग। आगे बात समझ में। अडानी साहब का ये मानना है कि इंडिपेंडेंस इसी को बोलते हैं। इंडिपेंडेंस की वर्ब है मीन्स, गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ डन, यू की वर्ब है से, इट की वर्ब है इज़। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है, इट प्लस में इज़ को, इट प्लस में इज़ को लिखा हुआ है इट अपॉस्ट्रोफी एस, है ना। तो ये सब्जेक्ट वर्ब का ही पेयर है। कह रहे जी नो वन कुड क्वारल विद डैट। कह रहे कोई भी आदमी लड़ नहीं सकता, कॉल नहीं कर सकता, रैंगल बिकर या ब्रॉल नहीं कर सकता, झगड़ा नहीं कर सकता इस चीज़ के साथ में जो अडानी ने बोली है। सही बात है भाई, सरकार कुछ गलत करे आप उसको गलत बोल दो, है ना। यही तो मीडिया की इंडिपेंडेंस है। कह रहे हैं हम भी इस बात से झगड़ा नहीं कर रहे। नो वन कुड कॉल डैट। कॉल का मतलब होता है झगड़ा करना, रैंगल करना, फाइट करना। कह रहे हैं हाउएवर ही एड्स, अब देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है, कोट एंड कोट, बट एट द सेम टाइम यू शुड हैव करेज व्हेन द गवर्नमेंट इज डूइंग द राइट थिंग एवरी डे। कह रहे हालांकि उन्होंने ये भी ऐड कर दिया, ही एड्स, कि उसी वक्त पे एट द सेम टाइम आपके पास होना चाहिए, यू शुड हैव, और क्या होना चाहिए, करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और किस चीज़ की, कब जो है सरकार डूइंग कर रही है, गलत कर रही है, राइट थिंग को, और कैसे, एवरी डे, हर रोज। आ रही बात समझ में। तो अडानी साहब कहते हैं कि अगर सरकार अच्छा काम करे ना, तो उस अच्छे काम को अच्छा बताने की हिम्मत भी होनी चाहिए, और खासकर ऐसी सरकार को जो रोज़ अच्छे काम करती हो। तो यहाँ से इनकी सोच के बारे में सोच करके थोड़ा सा डर लगता है। ही की वर्ब है, ही की वर्ब है एड्स, यू की वर्ब है शुड हैव, करेज का मतलब है हिम्मत, ब्रेवरी, आपके अंदर का हौसला, गवर्नमेंट की वर्ब है इज डूइंग, एवरी डे आप जानते हैं हर रोज। अब ये पूछ रहा आगे, विच गवर्नमेंट डज द राइट थिंग एवरी डे। कौन सी ऐसी सरकार है जो सही काम करती है हर रोज। अडानी नहीं पूछ रहा, अडानी ने तो यहाँ बंद कर दी अपनी बात को, है ना। ये सारी बातें जो अडानी जी की हैं, ये सेकंड बात है और ये फर्स्ट वाली बात है ना, ये फर्स्ट वाली बात है। अडानी की बात खत्म होगी। अब राइटर पूछ रहा है, कह रहे कौन सी सरकार सही काम को हर रोज करती है, विच गवर्नमेंट डज द राइट थिंग एवरी डे। क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, विच से शुरू हो रहा है। कह रहे एंड वाई डू यू नीड करेज टू एक्नॉलेज इट, और कह रहे क्यों आपको ज़रूरत है, वाई डू यू नीड, हिम्मत की, करेज की, इसको एक्नॉलेज करने के लिए, इस चीज़ को रियलाइज या एक्सेप्ट करने के लिए। सरकार अच्छा काम कर रही है, तो कौन सी सरकार है बताओ जो रोज़ अच्छा काम करती है, और कौन सा ऐसा आदमी है जिसको सरकार के अच्छे काम की प्रशंसा करने के लिए करेज चाहिए। गौतम अडानी को छोड़ करके किसी और को ऐसा नहीं लगेगा। चलिए ये भी क्वेश्चन है, वाई से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ लास्ट में। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है, वाई डू यू नीड, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद में। एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना, एडमिट कर लेना, किसी चीज़ को रियलाइज या एक्सेप्ट कर लेना। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट जो है पैराग्राफ पे। अब यहाँ पे राइटर बताएगा अपने खुद की व्यूज़ को। कह रहे जी हिज व्यूज़ सजेस्ट दैट द वाइडर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ जर्नलिज्म इज प्रेशराइजिंग यू या प्रेशरिंग यू टू बी ओनली एडवर्सरियल। कह रहे गौतम अडानी जो है यहाँ पे कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, उनका सोचने का तरीका गलत है। कह रहे उनका जो व्यूज़ है ना वो ये सजेस्ट करता है, उनका नज़रिया हमें ये बताता है दैट वो ये कि जो वाइडर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड मैंने आपको कुछ दिन पहले करवाया था। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है किसी भी एरिया के जो वोटर्स हैं, किसी भी एरिया के अंदर उनके वोटर्स का ग्रुप, जिसको हम इलेक्टोरेट भी बोलते हैं, इलेक्टोरेट भी बोलते हैं। तो ये इलेक्टोरेट तो इसका एक मीनिंग है ही। मान लो एक एरिया है उसमें 500 वोटर्स हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इस एरिया में 500 की इलेक्टोरेट या कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको मिलेगी। लेकिन इसका एक और मीनिंग भी होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी आइडिया को या पर्सन को सपोर्ट करते हैं। वोटर भी तो वोटिंग को सपोर्ट करते हैं ना, वो भी एक ग्रुप ऑफ पीपल ही है ना, इसलिए इनके दोनों ही मीनिंग रखते हैं इस वर्ड के। कह रहे जी उनके व्यूज़ यही सजेस्ट करते हैं कि जो वाइडर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो बड़े लोगों, बड़े लेवल पे जो ग्रुप ऑफ पीपल है जर्नलिज्म को सपोर्ट करने वाला, ऑफ जर्नलिज्म, कह रहे हैं वो प्रेशराइज कर रहा है, आपको प्रेशर कर रहा है, दबाव डाल रहा है कि आप खाली एडवर्सरियल हों, आप हमेशा सरकार का एनिमी बन के रहें, अपोज्ड बन के रहें। तो अडानी साहब को ऐसा लगता है कि मीडिया जो है सरकार का दुश्मन ही बन सकती है ना, इसीलिए वो कहते हैं कि अच्छाई करने में थोड़ा सा करेज चाहिए। व्यूज़ की वर्ब सजेस्ट, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन पर्पस और कोज,
इसकी वर्ब है इज़ प्रेशरिंग, प्रेशर करना, किसी पे दबाव डालना। एडवर्सरी, फो आप जानते हैं आपका दुश्मन। एडवर्सरियल का मतलब होता है जो दुश्मनी भरा हो, एडजेक्टिव फॉर्म में, जो एंटागोनिस्टिक हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। राइटर कह रहा है इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। जर्नलिस्ट नीड टू बी ऑब्जेक्टिव, जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको तो एक्चुअल में वस्तुनिष्ठ या इम्पार्शियल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव या डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। समझ में आ रहा सेंटेंस? जर्नलिस्ट की वर्ब है नीड। कह रहे दे नीड टू इवेल्युएट ईच स्टोरी इन टर्म्स ऑफ इट्स मेरिट्स, नॉट टेक साइड्स और इवन बी न्यूट्रल। कह रहे उनको इवेल्युएट करने की ज़रूरत है, जर्नलिस्ट लोगों को जायजा या असेस करने की ज़रूरत है, डिटरमिन करने की ज़रूरत है हर स्टोरी को, हर घटना को। और कैसे? इस रूप में, इन टर्म्स ऑफ, और किस रूप में? इसकी मेरिट्स के रूप में, इसकी एडवांटेजेस या इसके गुणों के रूप में। और ना उनको लेना चाहिए किसी साइड को, टेक साइड नहीं करना है। और यहाँ तक कि उनको होना चाहिए बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल भी न्यूट्रल तो आप समझते ही हैं, जो बिल्कुल पक्षपात से ना भरा हो, है ना, निष्पक्ष होना चाहिए। तो ये होता है एक्चुअल में। अडानी जी के व्यूज़ के बिल्कुल उल्टा, जर्नलिस्ट को तो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल भी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। दे की वर्ब है नीड, दे आया ऑफ कोर्स जर्नलिस्ट के लिए। दे की दूसरी वर्ब है टेक, दे की तीसरी वर्ब है बी। दे नीड टू इवेल्युएट, दे नीड नॉट टेक साइड्स एंड दे नीड नॉट बी नेचुरल। देखो एक्चुअल में ये दोनों इन्फिनेटिव्स हैं, टू इवेल्युएट, टू टेक साइड्स एंड टू बी नेचुरल, न्यूट्रल, है ना। तो टू को 2-3 बार नहीं लिखा गया है, इनको वर्ब ना माने, इनको इन्फिनेटिव माने, ये नीड वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव से जुड़े हुए हैं। इवेल्युएट का मतलब होता है किसी चीज़ को असेस करना, उसका जायजा लेना। इन टर्म्स ऑफ का मतलब है इस रूप में, विद रिगार्ड टू या विद रेफरेंस टू। मेरिट का मतलब होता है किसी चीज़ के गुण या किसी चीज़ की वर्दीनेस, किसी चीज़ की एडवांटेज। चलिए, कह रहे प्रेजिंग ए गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली ईजी, प्रेज करना एक सरकार को वास्तव में बड़ा आसान है। दे लाइक इट, वो इसको पसंद करते हैं। क्रिटिसाइजिंग इट इज़ मोर डिफिकल्ट, कह रहे बल्कि क्रिटिसाइज करना इसको ज़्यादा मुश्किल है, सरकार की आलोचना करना ही सबसे ज़्यादा खतरे का काम है। सिंपल सेंटेंसेज हैं, राइटर ने अपनी व्यूज़ दे दी हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखें अडानी साहब के और क्या प्लान्स हैं एनडीटीवी के लिए। कह रहे हाउएवर ही डज हैव बिग प्लान्स फॉर एनडीटीवी। कह रहे हालांकि फिर भी, हाउएवर उनके बड़े बड़े प्लान्स हैं एनडीटीवी को लेकर के। ये जो डज हैव आप देख रहे हैं ना, ये डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जिसको आप ओमिट कर सकते थे। आप हैव की जगह पे हैज़ लिख करके डज को निकाल भी सकते थे, ही हैज़ बिग प्लान्स। लेकिन हेल्पिंग वर्ब को क्यों बाहर निकाला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में? इसलिए निकाला जाता है ताकि आप मेन वर्ब के ऊपर ज़्यादा फोकस डाल सको। जैसे आपसे कोई बोले कि आपने मेहनत की है, तो आप बोलोगे मैं मेहनत करता हूँ, आई वर्क हार्ड। फिर आपसे पूछ ले, आपने ठीक ठाक मेहनत की है, आपने बोला भाई आई वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। फिर आपसे कोई पूछ ले भाई मेहनत करते हो नहीं करते हो, तब आपको इस बात पे जोर देना पड़ेगा कि आई वर्क हार्ड। आप कैसे करेंगे? आप यहाँ लिखेंगे आई डू वर्क हार्ड, इसमें से डू को बाहर निकाल लेंगे आई के हिसाब से, है ना, ही के हिसाब से डज निकल आता। तो ये जो डू बाहर निकाला है यही एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब है, वर्क नाम की मेन वर्ब पे जोर देने के लिए आपने बोला आई डू वर्क हार्ड। वैसे ही डज हैव बिग प्लान्स। आ रही बात समझ में? चलो, कह रहे जी ही वॉन्ट्स टू गिव इट अ ग्लोबल फुटप्रिंट, एडिंग that India does not have one single outlet to compare to the Financial Times और अल जजीरा। कह रहे वो चाहते हैं, ही वॉन्ट्स, और क्या चाहते हैं? इसको देना, गिव इट करना, और क्या? एक ग्लोबल फुटप्रिंट, एक अंतर्राष्ट्रीय छाप, है ना, इमेज। फुटप्रिंट आप समझ गए ना, एनडीटीवी के जो कदमों के निशान है पूरी दुनिया में हो, ऐसा वो चाहते हैं, ग्लोबल फुटप्रिंट देना चाहते हैं। और कैसे चाहते हैं भाई? ऐड करते हुए इस बात को, कहते हुए इस चीज़ को, दैट वो ये कि इंडिया के पास नहीं है, इंडिया डज नॉट हैव एक सिंगल आउटलेट, एक सिंगल मीडिया चैनल जो कंपेयर टू किया जा सके, जो तुलना में रखा जा सके फाइनेंशियल टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर की या अल जजीरा जैसे मीडिया हाउस की। ऐसा इनका कहना था। ही की वर्ब है वॉन्ट्स, इंडिया की वर्ब है डज नॉट हैव, नॉट लगा हुआ है इसलिए हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ा, है ना। आउटलेट आप समझ गए हैं, मीडिया आउटलेट की बात हो रही है। फुटप्रिंट मतलब आपका इम्प्रिंट, आपकी इमेज, कहाँ कहाँ आप पहुँचे हो, कहाँ कहाँ आपने अपनी छाप छोड़ी है, वो आपके फुटप्रिंट्स हैं। कह रहे जी द प्रॉब्लम इज़ दिस लाउडेबल एम्बिशन क्लैशेज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया इंडिपेंडेंस। कह रहे समस्या यही है, द प्रॉब्लम जो है ना वो इज़ है कि जो लॉडेबल एम्बिशन है, ये जो प्रशंसा के लायक, लॉर्ड या अपलोड करने के लायक, प्रेस वर्दी जो इनकी महत्वाकांक्षा है, जो इनकी एस्पायरेशन है, अम्बानी इसकी अडानी साहब की, कह रहे ये एम्बिशन जो है ना अपने आप में ही क्लैश विद करता है, ये बिल्कुल उल्टा है उस कॉन्सेप्ट के जो है मीडिया की इंडिपेंडेंस का, मीडिया की आज़ादी का।
तो यही प्रॉब्लम है, जब भी आप किसी न्यूज़ चैनल को खरीद करके उसमें पैसा डाल करके उसको ग्लोबल बनाते हैं तो उस प्रक्रिया में उस न्यूज़ चैनल की इंडिपेंडेंस अपने आप ही खत्म हो जाती है, आपके पैसे के बोझ के तले दब करके, है ना। समझ गए सेंटेंस। प्रॉब्लम की वर्ब है इज, लॉडेबल मतलब जिसकी प्रशंसा की जा सके, जो प्रेजवर्दी हो। एम्बिशन की वर्ब है क्लैशेस। एम्बिशन आप जानते हैं महत्वाकांक्षा, हाई एम या एस्पिरेशन। कह रहा है जी एनडीटीवी हैज़ अ डिस्टिंक्ट करेक्टर, अ लॉयल ऑडियंस एंड अ हाई रेपुटेशन। कह रहा है एनडीटीवी के पास एक बहुत ही स्पेशल करेक्टर है, एक बहुत ही लॉयल ऑडियंस है और इसकी रेपुटेशन या इसकी प्रतिष्ठा जो है, रेपो जो है वो भी बहुत हाई है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, यूनिक, स्पेशल, कुछ अलग हो, हटके हो, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। एनडीटीवी की वर्ब है हैज़। द लगाया जा सकता था एनडीटीवी के आगे, द एनडीटीवी, क्योंकि इसका नाम ही है इस तरीके से, द एनडीटीवी, है ना, छोड़ दिया इसने। कह रहा है जी आफ्टर स्पेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ करोड़ टू बाई इट एंड परहैप्स thousands of crores to take it global, does it make sense for Mr. Adani to make changes that could damage and undermine its reputation? कह रहा है जी ये कर देने के बाद, आफ्टर स्पेंड कर देने के बाद, सैकड़ों करोड़ों को इसको बाय करने में, है ना, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर देने के बाद इसको खरीदने में, और शायद हज़ारों करोड़ जो लगेगा इसको टेक करने में, ले जाने में ग्लोबल। टेक इट ग्लोबल का मतलब है इसको अंतर्राष्ट्रीय बनाना। When you take something global, आप उस देश, उस चीज़ को पूरी दुनिया के सामने रखते हो, इंटरनेशनल बनाते हो। कह रहा है इतना पैसा तो खर्च कर दिया है और शायद इतना अभी और खर्च होगा। कह रहा है ये सब काम होने के बाद, कह रहा है जी ये सब काम होने के बाद क्या ये चीज़ मेक सेंस करती है, क्या ये चीज़ हमें सही लगती है, और किसके लिए, मिस्टर अडानी के लिए, कि वो ऐसे चेंजेस को मेक करें, ऐसे बदलावों को लाएं, वो बदलाव जो डैमेज कर सकते हैं या अंडरमाइन कर सकते हैं, कमज़ोर बना सकते हैं इसकी रेपुटेशन को। इतना पैसा लगाने के बाद कुछ बदलाव किए होंगे या करने पड़ेंगे, तो उन बदलावों से क्या इसकी रेपुटेशन का डैमेज होना, ये चीज़ मेक सेंस करती है या नहीं करती है। चलिए सेंटेंस आप समझ ही गए होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है लास्ट में, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। यही इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस की निशानी होती है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद। दैट की वर्ब है कुड डैमेज, दैट आया है चेंजेस के लिए, वो चेंजेस जो डैमेज करेंगे या कर सकते हैं। अंडरमाइन, डैमेज और अंडरमाइन दोनों ही दैट की वर्ब्स हैं। अंडरमाइन, डेबिलिटेट, वीकन, क्रिपल, है ना, सारे के सारे एक दूसरे के सिनोनिम है। होलो आउट, किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, किसी चीज़ को गिराने की कोशिश करना। आगे कह रहे जी ही देयरफॉर नीड्स टू रिटेन इट्स बेस्ट एंकर्स एंड करस्पॉन्डेंट्स। कह रहा है इसलिए इस बंदे को ज़रूरत है कि वो रिटेन करे, बना के रखे इसके सबसे अच्छे एंकर्स को और सबसे अच्छे संवाददाताओं को, करस्पॉन्डेंट्स को। ही आया है अडानी साहब के लिए, अडानी साहब की वर्ब है नीड्स। कह रहा है जी विदाउट, रिटेन का मतलब समझते हैं ना, रिटेन का मतलब होता है अपने साथ बनाए रखना, जाने ना देना, है ना, तो अपने साथ बनाए रखें इन सभी जो अच्छे अच्छे एंकर्स और करस्पॉन्डेंट्स को। कह रहे विदाउट डैम द एनडीटीवी इज़ जस्ट हार्डवेयर। कह रहे इन अच्छे एंकर्स और अच्छे करस्पॉन्डेंट्स के बिना एनडीटीवी सिर्फ एक टिन का डब्बा है, एक हार्डवेयर है। समझ रहे हो ना, एनडीटीवी का सिर्फ जो है खाका रह जाएगा, इसके अंदर का जो दिमाग है, जो ब्रेन है जिससे चलता है, वो है इसके एंकर्स और करस्पॉन्डेंट्स, तो उनके बिना हार्डवेयर है। एनडीटीवी की वर्ब है इज। कह रहा है बट विल दे स्टे इफ़ ही टेम्पर्स विद देयर ऑब्जेक्टिविटी एंड कर्व्स देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच। कह रहा है क्या वो रहेंगे, सवाल यही है, लेकिन क्या वो रहेंगे, बट विल दे स्टे, अगर ये बंदा अडानी जो है टेम्पर विद करता है, छेड़छाड़ करता है, मैनिपुलेट करता है उनकी निष्पक्षता के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, और कर्व कर देता है, कंट्रोल करता है उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, उनके अभिव्यक्ति के अधिकार को। आगे बात समझ में, तो ये सब लोग नहीं रह पाएंगे क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं मीडिया में निष्पक्ष होकर के, शायद अडानी के हिसाब से चलना ना सही समझें। अगेन क्वेश्चन वाला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, विल से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से, सब्जेक्ट से पहले रखा गया हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं, इन्वर्जन बहुत जरूरी है अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू, अगर सेंटेंस को क्वेश्चन वाला बनाना है तो, है ना, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द जो है सब्जेक्ट। ही की वर्ब है टेम्पर विद और दूसरी वर्ब है कर्ब्स। ही टेम्पर्स विद एंड ही कर्ब्स। अब इस टेम्पर विद नाम की फ्रेजल वर्ब को फटाफट से देख लो, स्पेलिंग देख लेना, सारा ध्यान इसकी स्पेलिंग की तरफ खींच रहा हूँ। TAMPER, इसका मतलब क्या होता है, मैनिपुलेट करना, छेड़छाड़ करना, हिंदी में किसी चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज करना, टेम्पर विद करना। आ रही बात समझ में। अब देखो ये टेम्पर विद में जो टेम्पर लगा है इसको दूसरे टेम्पर से, इस टेम्पर वर्ब से जो है कंफ्यूज नहीं करना है। ये है TEMPER, यह है TAMPER। देख रहे हो ना, यहाँ क्या लगा हुआ है A और यहाँ क्या लगा हुआ है E।
टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, इस टेम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ को एडजस्ट करना, फाइन ट्यून करना। तो ये टेम्पर अलग चीज़ है, ये टेम्पर अलग चीज़ है, दोनों को कन्फ्यूज़ नहीं करना है। बढ़ेंगे आगे, लास्ट पैराग्राफ है, इनफैक्ट एक सेंटेंस है, इसमें बताया गया कि आगे क्या हो सकता है। कह रहे परहैप्स दिस माइट टेम्पर हिज थिंकिंग, कह रहा हो सकता है ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये टेम्पर कर दे उसकी थिंकिंग को। अब देखो वो TEMPER वाला टेम्पर आ गया है, एडजस्ट करना, फाइन ट्यून करना। कह रहे जो हम ऊपर वाली चीज़ें देख रहे हैं सारी अडानी साहब खुद भी समझते हो, और हो सकता है बदल दें, एडजस्ट कर दें उनकी सोच को। दिस की वर्ब है माइट TEMPER वाला टेम्पर। कह रहे नाउ जर्नलिस्ट टू रिप्लेस दोज हु लीव विल नॉट बी हार्ड टू रिक्रूट, कह रहे नए पत्रकार, और किस लिए भाई, रिप्लेस करने के लिए, जगह लेने के लिए उनकी जो चले जाते हैं, जो लीव करते हैं। कह रहे नए पत्रकार है ना, नहीं होंगे हार्ड, नहीं होंगे मुश्किल रिक्रूट करना, उनकी जो है भर्ती करना। एक गया दो नए आ जाएंगे, लोगों के पास बहुत कम काम है ना, नौकरी मिलेगी तो जरूर आएंगे। जर्नलिस्ट की वर्ब है विल नॉट बी, हु की वर्ब है लीव, रिप्लेस करना मतलब किसी की जगह पे आना। कह रहे बट गुड जर्नलिस्ट आर मोर डिफिकल्ट टू फाइंड, कह रहे नए तो आ जाएंगे लेकिन अच्छे जर्नलिस्ट जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल है फाइंड करना, अच्छे जर्नलिस्ट शायद आपको उतने ना मिल पाए। कह रहा एंड दे प्रोबेबली ऑलरेडी हैव सिक्योर वेल पेड जॉब्स, कह रहा और उनके पास प्रोबेबली पहले से ही है सिक्योर और वेल पेड जॉब्स, ऐसी जॉब्स जिनके अंदर वो सिक्योर्ड हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो अच्छा जर्नलिस्ट लाने के लिए आपको इस चीज़ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, है ना। सब्जेक्ट वर्ब मैंने मार्क कर दिए सही से। दे की वर्ब है हैव, दे की वर्ब है हैव। सिक्योर मतलब महफूज, वेल पेड मतलब जिसमें अच्छा खासा मोटा आपको पैसा मिलता हो, जॉब में इनकम मिलती हो। कह रहे वुड दे सेक्रीफाइस देम फॉर अ वेंचर इनटू द अननोन, कह रहे क्या ऐसे अच्छे जर्नलिस्ट जिनकी जॉब्स हैं अच्छी अच्छी, क्या वो सेक्रीफाइस करेंगे ऐसी जॉब्स को। वुड दे सेक्रीफाइस देम, क्या वो बलिदान देंगे इनका, और किस लिए भाई, एक वेंचर के लिए, एक नई एंट्री के लिए, एक नए एरिया में, इनटू द अननोन में, ऐसी जगह में जो अननोन है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। भाई अंबानी साहब कैसा करेंगे NDTV के साथ, ये बिल्कुल अननोन है। तो क्या अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट जो हैं सेक्रीफाइस करके अपने करियर को अच्छी जगह से इस अंबानी के जो है मीडिया चैनल में आना पसंद करेंगे, वेंचर इनटू करना पसंद करेंगे। आगे बात समझ में। वेंचर एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में वेंचर का मतलब होता है एक नए एरिया में एंट्री, और कैसा एरिया, जो न्यू है और रिस्की है सभी के लिए, जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं हैं। और वर्ब फॉर्म में एंट्री करना, नाउन फॉर्म में एंट्री, वर्ब फॉर्म में एंट्री करना। वेंचर वर्ड के दोनों मीनिंग्स हैं। सेक्रीफाइस करना मतलब बलिदान देना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा है। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऊपर रह गया था, फटाफट वो करवा देता हूँ मैं आपको, फिर अपने आज के क्विज की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार हो चुका है, बार बार इसीलिए करवाया जा रहा है, एक भी बच्चा इसमें गलती नहीं करके आएगा। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं, स्पेशल नाउन्स उनको बोलते हैं, जो देखने में काउंटेबल हैं लेकिन एक्चुअली वो होते हैं अनकाउंटेबल। इन नाउन्स का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और दूसरा, इन नाउन्स को अगर प्लूरल बनाना हो तो उसके लिए एक ट्रिक आपको लगानी पड़ती है। नाउन्स देख लो सारे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मशीनरी, इक्विपमेंट, एडवाइस, ब्रेड, पेपर, फर्नीचर, ज्वेलरी, आर्टिलरी, लेजिस्लेशन और रिसर्च। अब देखो ये सेंटेंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे मिलेंगे। द मैकेनिक रिप्लेस्ड 3 हार्डवेयर्स इन द कंप्यूटर, मैकेनिक ने 3 हार्डवेयर को रिप्लेस कर दिया है कंप्यूटर में, जो है उसने चेंज कर दिया है। हार्डवेयर को आपको लगता होगा मैं गिन सकता हूँ, सॉफ्टवेयर को लगता होगा मैं गिन सकता हूँ, लेकिन गिना नहीं जा सकता। हार्डवेयर वर्ड ही अपने आप में किसी भी मशीन के सारे पुर्जों की बात करता है, हार्डवेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा सर, सबसे पहले इस एस को निकाल दूंगा। अब देखो 3 के साथ में हार्डवेयर नहीं आ सकता, ये अनकाउंटेबल है और 3 काउंट कर रहा है इसको। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाना हो तो क्या करते हैं, बीच में ऐड कर देते हैं पीसीज ऑफ, बस। तो ये ट्रिक है, इस तरीके से आपको मतलब इन नाउन्स को ट्रीट करवाना है। द मैकेनिक रिप्लेस 3 पीसीज ऑफ हार्डवेयर इन द, एक सेकेंड रुकना है ना, 3 पीसीज ऑफ हार्डवेयर इन द कंप्यूटर। वैसे ही, एक सेकेंड, वैसे ही नेक्स्ट देखो, 5 स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स आर नीडेड टू रन दिस मशीन, 5 खास उपकरणों की ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है इस मशीन को रन करवाने के लिए। अब मुझे बताओ इक्विपमेंट्स को काउंट किया जा सकता है, नहीं। इक्विपमेंट वर्ड ही अपने आप में बताता है सभी उपकरणों के ग्रुप को, तो इसलिए क्या करेंगे हम इसका एस निकाल देंगे। लेकिन 5 लिखा हुआ है आगे, अब 5 के हिसाब से यहाँ पे एक काउंट करवाने के लिए बीच में ऐड करना पड़ेगा किसी चीज़ को, और वो चीज़ क्या होगी, वो होगी पीसीज ऑफ। 5 स्पेसिफिक पीसीज ऑफ इक्विपमेंट आर नीडेड टू रन दिस मशीन। ये पीसीज ऑफ तभी लगाना है जब काउंट करने की जरूरत हो, आगे 1 2 3 4 5 सेवरल वेरियस ऐसा कुछ एडजेक्टिव रखा हो। अगर ऐसा ना रखा हो, ऐसा रखा ही ना हो, तो फिर इसको लगाने की भी कोई ज़रूरत बीच में नहीं है, है ना रखा हो तो।
चलो लास्ट देखोगे, अ फ्यू लेजिस्लेशंस आर ऑब्सोलीट एंड नीड टू बी एबॉलिश्ड। कुछ लेजिस्लेशंस ऐसे हैं जो पुराने हो चुके हैं और उनको ख़त्म किए जाने की ज़रूरत है। अ फ्यू आ चुका है, लेजिस्लेशंस का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेजिस्लेशन वर्ड ही अपने आप में बताता है ढांचे को, कानून के ढांचे को। तो मुझे अ फ्यू के हिसाब से एस को निकाल देने के बाद बीच में रखना पड़ेगा पीसीज ऑफ। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा इन नाउन्स के साथ में। चलिए अब आ जाओ अपने क्विज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इनमें से क्या इन्फर किया जा सकता है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ एनडीटीवी फ्रॉम द आर्टिकल। हार्डवेयर तो आपको बता ही दिया एनडीटीवी का क्या है। अगर आपको इन्फर करना पड़े, इसमें से और ज़्यादा आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना हो, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि सॉफ्टवेयर एनडीटीवी का क्या है, तो आप क्या उसको इन्फर करेंगे। बहुत ही अच्छा बैंकिंग मेंस लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर देना है। वैसे बिल्कुल सीधा सही है। क्या एनडीटीवी के कैमरा और ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट उसके सॉफ्टवेयर हैं? क्या उसके जाने माने जर्नलिस्ट और एंकर उसके सॉफ्टवेयर हैं? क्या उसके स्टूडियो और लैंड जो है एनडीटीवी के वो उसके सॉफ्टवेयर हैं? या उसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो उसका सॉफ्टवेयर है? तो क्या इसका सॉफ्टवेयर है एनडीटीवी का, आपको निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, पहले खुद से मशक्कत करो, फिर मेरे आंसर से अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पूछ रहा है जी, मिस्टर अडानी ऐसा क्यों फील करते हैं कि एक्नॉलेज करना या एडमिट कर लेना अच्छी चीज़ों को सरकार की वो एक करेजियस एक्ट है, उसमें बड़ी बहादुरी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है अडानी जी को कि सरकार की अच्छाइयों को टीवी पे बताना एक बहुत ही बहादुरी भरा काम है? ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सरकारें क्रिटिसिज्म को अच्छे से नहीं लेती हैं, सरकारें अपनी प्रशंसा को अच्छे से नहीं लेती हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जर्नलिज्म जो है, पत्रकारिता, वो मूलभूत तौर पे या इनहेरेंटली सरकार के खिलाफ ही होती है, एंटी गवर्नमेंट होती है। अडानी जी का ऐसा मानना है। और या फिर क्योंकि सरकारें अक्सर गलत काम ही कर रही होती हैं, इसलिए उनको जो है प्रशंसा नहीं की जा सकती। तो बता दो चारों में से कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल सही क्वेश्चन बनाया मैंने, ये अच्छे लेवल का। थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो आंसर निकलेगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा है हिंट के साथ में, पहले अपना आंसर निकालो। थर्ड और फोर्थ में 2 एरर्स मिलेंगी। कह रहा है कैप्टन ऑफ द टीम हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ टेम्परिंग विद द बॉल इन द लास्ट मैच। अब देखो मैं यहाँ पे आपको हिंट दूंगा तो देते निकाल लोगे आप, है ना। हिंट दूंगा नहीं मैं, खुद से कोशिश करो। मैं करवा चुका हूँ पूरे आर्टिकल में, दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको कोशिश करोगे तो आ जाएगा। 5वें 6वें के अंदर आपको इंप्रूवमेंट के 2 ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर शालिनी द न्यूज़ दैट हर हस्बैंड वॉज रिटर्निंग बैक फ्रॉम द बैटल फील्ड इन अ कपल ऑफ डेज वॉज एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। शालिनी के लिए ये खबर कि उसके हस्बैंड जो हैं जंग के मैदान से 2 दिनों में वापस आ रहे हैं, वो अपने आप में ही एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था। इंप्रूवमेंट के 2 पॉइंट्स आपको मैंने दे दिए हैं, फटाफट से दोनों को इंप्रूव करो और कमेंट्स में आंसर्स को मैच करो। 7वां आपसे पूछा है ऑन द फेस ऑफ इट, इस एडवर्ब का क्या मीनिंग होता है? चाहे हिंदी में लिख दो कोई बात नहीं, मीनिंग आपको आना चाहिए और कोशिश करो इस पर एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट पे एक सेंटेंस बनाओगे तो ये 7वां आपका सही बन जाएगा। चलिए सबके रिप्लाई रखे हुए हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर रखे हुए हैं, फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करो। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है एनडीटीवी के साथ क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है? 2 से 3 सेंटेंसेस में लिख करके बताएं। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में टुमारो। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।